हेलो फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। तो हमने अब तक अपने लास्ट लास्ट लेक्चर या टॉपिक में क्या पढ़ चुका है। हमने अभी तक द हार्ट दैट इज आवर पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ चुका है। पंपिंग ऑर्गन बोले तो द ऑर्गन विच pumps blood throughout our body or to the lungs for the oxygenation process and the remaining oxygenated blood to be transported through all parts of the body। तो हमने देखा था कि हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है। अब उस हार्ट जो कि आवर क्या है, आवर पंप है, उस पंप के बारे में हम और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हम लेंगे। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज इन द सेंस कि उसके मसल्स के बारे में, उसका बिहेवियर और उसके चैम्बर्स। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है एज ऑफ नाउ कि हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, कितने टाइप्स की आर्टरीज, वेन, ट्यूब्स और चैम्बर्स। मतलब ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक एक करके जानकारी या नॉलेज दे दी है, बता दिया है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर इसमें हमें कुछ नया मिल जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं तो हमने तो सब चीज़ एक वीडियो लेक्चर में तो कवर कर ही चुके हैं। तो नाउ अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर पंप द हार्ट। मतलब कि हमारा हमारा पंप जो कि क्या है, हमारे पास हार्ट है। हार्ट ही हमारा क्या है, अपना पंप है या फिर पंपिंग ऑर्गन है। इतना मैंने बकवास कर लिया वीडियो के स्टार्टिंग में। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके टॉपिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। लेट्स स्टार्ट। तो क्या एनसीईआरटी बोलता है हमसे आवर वेरी फर्स्ट लाइन कि द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। मतलब कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जो कि एज बिग मतलब कितना बिग हो सकता है, कितना बड़ा है। तो अगर आप अपने फिस्ट को बांधेंगे, फिस्ट यानी मुक्का, मुक्का का मतलब समझते हो ना, मुक्का यानी अरे यार मुक्का जो हाथ में ये बीच की ये अंगूठे को अपने पाम में रख के चारों उंगली को बंद करके क्या बनता है, मुक्का। इस मुक्के को आप किसी से लड़ाई झगड़े में भी यूज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ हमें एनसीईआरटी बोल क्या रहा है कि आपका मुक्का, जिससे आप अपने मुक्के को बांधते हो, उतना बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। यहाँ पे ये क्या बोल गया, हमने तो क्या अब तक पढ़ा और समझा, हमने तो अब तक ये हमने तो अब तक ये पढ़ा और समझा कि हमारा हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हमारे लंग्स को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी को। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये क्या बोल रहा है कि हमारे ब्लड में दोनों ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी होती है। मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड में उस ब्लड में दोनों टाइप की गैसेस मिली हुई होती है। मतलब कि कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस होती हैं, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या फिर मात्रा या फिर अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन या फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में दोनों चीज़ें ही ट्रांसपोर्ट तो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट इनका अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ब्लड में एक रेंज में सीमित होता है।
ठीक है। द हार्ट द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बोला कि हमारे हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, हमारे हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन ये चैम्बर्स होते क्यों हैं? क्यों हमने एक हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया, 4 अलग अलग रूम्स में डिवाइड किया। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन बोलता है, टू, क्योंकि टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, किसी भी चीज़ को बचाना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। तो हमारे हार्ट में डिफरेंट रूम्स या फिर चैम्बर इस वजह से होते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन वाली, जो ऑक्सीजन रिच मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, वो वाली ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड अ, जिस जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक अधिक है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, उन दोनों ब्लड को अलग अलग करके हम रख सके, उन दोनों ब्लड को हम मिक्स ना होने दें, उन दोनों ब्लड को हम मिक्स ना होने दें। इसी वजह से हमारे पास अलग अलग चैम्बर हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई डू योर हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर्स, तो आप लिखेंगे आवर हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है, उन दोनों ब्लड के बीच में कोई भी मिक्सिंग ना हो, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट। मैंने सेम यही बात आपको बताई बट इन हिंदी लैंग्वेज की। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम क्या बोल रहे थे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे थे। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे थे। लेकिन वो क्या करता है, हमारा हार्ट उस ब्लड को हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है लंग्स के पास फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। मतलब लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट इस वजह से पंप करता है ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, रिमूव हो सके, और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो सिंपल सी बात है उसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और वहाँ से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके बैक टू द हार्ट, मतलब कि उसे ब्रॉट बैक मतलब उसे वापस लेके आ जाते हैं हम अपने हार्ट के पास। ठीक है, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे फिर से हार्ट में, अब ये हार्ट क्या करेगा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जैसे कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल रहे हैं, हमारा हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा? हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करेगा पंप पंप करेगा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट पंप करेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा हार्ट का
क्लियर हो चुका, आई थिंक सो। तो अब हम पढ़ते हैं, मतलब इतना तो हमने पढ़ लिया। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे समझ सकते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कराने के लिए हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स के पास, फिर लंग्स से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रॉट बैक आता है हार्ट पे, फिर हार्ट उस ब्लड को पंप पंप करता है टू द होल बॉडी, पंप करता है टू द होल बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। मैंने क्या बताया था कि लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके आता है काय में, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लंग्स से, और ये लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है। मैंने क्या बताया था कि जब किसी भी एट्रियम में ब्लड फिल होगा तो उस समय वो, या फिर किसी भी हार्ट के किसी भी चैम्बर में ब्लड फिल होगा तो वो चैम्बर रिलैक्स करेगा या फिर डायलेट करेगा। तो यहाँ पे भी देखो सेम बात वही लिखी गई है कि द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस के टाइम व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। इस ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जब कलेक्ट करते टाइम हमारा एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है। मैंने ये बात भी बोला था और ये बात एनसीईआरटी ने भी लिख दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो एज ऑफ ना आप सही पढ़ रहे हो, मतलब हाँ सही पढ़ रहे हो। It is then contracts while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred। It's पूरी पूरी बात लिखी गई है जो मैंने बताया था। क्या बताया था कि तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ताकि जो ब्लड है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड फिल हो सके। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट इट देन, ये इट किसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, इट देन कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट एट्रियम देन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा काहे के लिए, ताकि जो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिल हुआ है, कलेक्ट हुआ है, वो फिर खाली हो सके। और उस जिस समय ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी समय ये लेफ्ट नीचे वाला उसकी जो वेंट्रिकल है जिसकी हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहे हैं वो रिलैक्स करेगा, ताकि जो सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट, ताकि जो ब्लड है वो ट्रांसफर्ड हो सके लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट टर्न्स। अब मैंने क्या बोला कि सुनो, पूरी स्टोरी में फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ। वो लेक्चर अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो ये लेक्चर में स्टोरी फिर से सुनते चलो कि लंग्स के पास हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हार्ट उस ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। उस समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स मूड में होता है ताकि उसके अंदर ब्लड कलेक्ट या फिर फिल हो रहा होता है। और जब ये एट्रियम भर गया रहता है और फिर यही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है इट देन कॉन्ट्रैक्ट, इट चलता है इट लेफ्ट एट्रियम देन कॉन्ट्रैक्ट्स। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके नीचे वाला चैम्बर जो कि राइट वेंट्रिकल वो रिलैक्सेस होता है, वो रिलैक्स करता है ताकि जो ब्लड है ताकि जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो सके। अब क्या करता है जब ये वेंट्रिकल और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा and when the muscular left ventricle contracts in it turns, the blood is pumped
आउट टू द बॉडी। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ब्लड तो फिर ब्लड पंप होगा, तो फिर ब्लड पंप आउट टू द बॉडी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके पूरे बॉडी में पहुंचेगा। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंदर ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड फील हुआ, फिर जब एट्रियम रिलैक्स हुआ तो आके उसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड फील हुआ, जब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, फिर उसके अंदर आके ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड फील हुआ, फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप कर दिया, वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes। मैंने क्या बोला था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर डी और ऑक्सी का अंतर है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और डी यानी कि उसमें अंदर अभी ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर राइट अपर चैम्बर में आता है, जिसको कि हम राइट एट्रियम बोल रहे हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में आता है, जिसको कि हम राइट एट्रियम में बोल रहे हैं। मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट साइड एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट साइड वाले एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वही राइट साइड वाले चैम्बर में जिसको कि हम राइट एट्रियम बोल रहे हैं, उस वाले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड। मजे की बात देखो, आर डी यानी कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एल ओ यानी कि लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो राइट एट्रियम में आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड द लोअर ऑफ द बॉडी थ्रू वेना केवा एंड इट गेट्स कलेक्टेड इनटू राइट एट्रियम में आके ये ब्लड कलेक्ट होता है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वाले हार्ट के अपर चैम्बर में कलेक्ट होता है, जिसे कि हम राइट एट्रियम बोल रहे हैं। उसी समय ये राइट एट्रियम रिलैक्स होगा। सिंपल सी बात है, जब ये रिलैक्स होगा तभी तो आके ब्लड फील हो सकता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऑफिस सिंपल सी बात है, रिलैक्स होते टाइम राइट एट्रियम भरेगा, फिल होगा, ब्लड कलेक्ट होगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, उसी वक्त जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसी वक्त जो नीचे वाला लोअर चैम्बर होगा, जिसे कि हम राइट वेंट्रिकल बोले, क्योंकि नीचे के चैम्बर्स वेंट्रिकल हैं, अपर के चैम्बर एट्रियम है। तो जब ऊपर का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, नीचे का वो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब वो उसके अंदर से ब्लड को रिमूव कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसके अंदर से अपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब वो अपने अंदर का ब्लड अब बाहर निकाल रहा है या फिर रिमूव कर रहा है। तो वो रिमूव होकर सिंपल सी बात है कि पूरे बॉडी में ऐसे तो नहीं फैल जाएगा। सिंपल सी बात है कि उसके नीचे वाल्व लगा हुआ है। कौन सा वाल्व? राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से आ जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल में। उस समय राइट वेंट्रिकल डायलेट या फिर रिलैक्स हो रहा होगा। द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, यहाँ पे वही शब्द मिल गया, डायलेट्स रिलैक्सेस आर बोथ सेम वर्ड। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में हमारे पास आ जाता है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे पास ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। which in turn pumps it to the lungs for the oxygenation। और जैसे ये राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये हमारा हार्ट क्या करता है, इसे पंप कर देता है लंग्स के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन। मतलब कि राइट एट्रियम, पूरा इमेज बनाओ, राइट वो इमेज जो मैंने पिछले लेक्चर में देखा था वो इमेज बनाओ कि राइट एट्रियम में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरते वक्त राइट एट्रियम रिलैक्सेस या फिर डायलेटेड मूड में रहता है। और जब ये राइट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होके
तो ब्लड पंप होके पहुंचेगा लंग्स के पास, तो ब्लड पंप होके पहुंचेगा लंग्स के पास एज ऑफ सॉन्ग, इसे याद कर लो, तो सॉन्ग के जैसे रैप बना लो तो और अच्छा। ये कुछ ट्यून भी दे देना, बीट्स ओ करके, हाँ दे सकते हो यार। द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट, अच्छा ये तो हाँ राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, ठीक है। फिर क्या है, विच इन टर्न पंप, फिर ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, फिर ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास ताकि वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजनेशन हो सके। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। सिंपल सी बात है, हमने चाहे राइट वेंट्रिकल की बात हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो, हमने क्या देखा, वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, तो वेंट्रिकल का काम क्या है, हैव टू पंप, मतलब कि टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का इसका काम है टू वेरियस ऑर्गन, दे हैव अ थिकर मस्कुलर वॉल, इसकी वजह से उनके पास मस्कुलर थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं, उनका वो जो चैम्बर्स होते हैं उन चैम्बर्स में दीवारें थोड़ी मजबूत होती हैं। समझे क्यों उनकी दीवारें मजबूत होती हैं, क्यों, क्योंकि उनको वेंट्रिकल, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, एट्रियम जो ऊपर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लड को ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाले ही रूम में आर्ट्रियम जो है वो ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं अपने नीचे वाले ही चैम्बर में या फिर कमरों में ही ब्लड को पंप कर रहे हैं। आर्ट्रियम अगर हम समझे तो वो अपने ब्लड को पंप कर रहे हैं नीचे वाले ही कमरों में, लेकिन ये वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, एक वाला वेंट्रिकल्स तो सीधे ब्लड को पंप कर रहा है सीधे सीधे लंग्स के पास, एक वाला जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर रहा है डायरेक्टली थ्रू द लंग्स, मतलब कि थोड़े दूर डिस्टेंस पे, और एक लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब इतने दूर दूर डिस्टेंस तक ब्लड को पंप करना पड़ेगा तो ये कहीं पर फट न जाए, इतना इनको इनको फोर्स थोड़ा तेज से लगाना पड़ेगा, तो इनकी दीवारें, इनके मसल्स थोड़े मोटे ठीक रहेंगे तभी तो जाके तेज से ये फोर्स लगा पाएंगे, तो इसी वजह से इनका मस्कुलर वॉल थोड़ा ठीक होता है। देन आर्टेरिया के कंपैरिजन में वॉल्स इंश्योर दैट द, मैंने आपको ये भी बताया था, वॉल्स होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमी लूनार वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बता रहा है कि इन वॉल्स का काम क्या होता है। तो वॉल्स इंश्योर करते हैं दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ब्लड है जो ब्लड है वो डज नॉट, मतलब कि डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, मतलब उनका बैकवर्ड फ्लो ना हो, ब्लड का बैकवर्ड फ्लो, मतलब कि आर्टरिया से आया वेंट्रिकल में, आर्टरिया से आया वेंट्रिकल में, फिर वो वेंट्रिकल से देन दे कुड नॉट, मतलब वो नहीं जा पाए फिर से आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया ब्लड, फिर वो वेंट्रिकल चाहे तो मैं चला जाऊँ आर्ट्रियम में, बट वो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे वाल्व होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो व्हेन आर्टरी और वेंट्रिकल, जबकि जब उसमें कॉन्टैक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, मान लो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पंप ब्लड, अगर अभी हम बात करें सिर्फ राइट वेंट्रिकल की, तो राइट एंट्रियम मान लो अभी कॉन्टैक्ट कर रहा है किसके लिए, टू पंप ब्लड टू द लंग्स, लंग्स को पंप लंग्स को ब्लड लंग्स को ब्लड पंप करने के लिए अभी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब वो दम लगाएगा तो वो वॉल्स पे भी तो फोर्स जो होता है, वॉल्स पे भी फोर्स ही लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा सिकुड़ेगा, तो वो फोर्सेस आएंगे, तो वॉल्स पे भी, वॉल्स मस्कुलर वॉल्स और वाल्व पे भी फोर्स इक्वली जनरेट होगा। अगर उन मान लो जिस छेद से होल से जिस होल से ब्लड नीचे आया, अगर वहाँ पे वाल्व ना होता तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता वेंट्रिकल तो ब्लड ऊपर चला जाता, लेकिन वहाँ पे भी वॉल्व है तो वो वॉल्व उस ब्लड को होल्ड करके रखता है कि उस होल से सिर्फ नीचे ही आ सकता है ब्लड, ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर, चलो ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई।
आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो हम सिर्फ ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, फिर आ जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर। तो इस बीपी या फिर ब्लड प्रेशर टॉपिक को हम कभी और पढ़ेंगे। द ट्यूब, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। फिर ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, लिम्फ, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ट्रांसपोर्टर, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का पूरा चैप्टर है जो कि आप पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले होते हो इन क्लास 11th में। क्लास 11th में जब आप पढ़ने वाले होते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उनमें पूरा एक यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो उनमें आपको डीप थोड़ा पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, हर एक टॉपिक के बारे में एक एक पैराग्राफ देख के आपको ओवरव्यू बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है ब्लड में, जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे एंटर कर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, क्या मैं ये डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ? कर दूँ क्या? चलो करता हूँ। अभी हम ये टॉपिक सिर्फ पढ़ेंगे, फिर देन ब्लड प्रेशर हुआ, द ट्यूब वेसल्स मेंटेन बाय प्लेटलेट्स, लिम्फ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट भी बड़ा टॉपिक है। वाह यार, मुझे खुद दम आ रहा है इसे पढ़ाने में। चलो, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ब्लड हमारा ब्लड को हमारा हार्ट कैसे पंप करता है टू द लंग्स और वेरियस ऑर्गन। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ये पूरा मान लो कि तो ये ऊपर वाला जंक्शन, पूरा पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट हार्ट के ऊपर, ये लंग्स को डिनोट कर रहा है। नीचे वाला पार्ट पूरे ह्यूमन बॉडी के ब्लड नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लंग्स के ब्लड नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ह्यूमन के अदर पार्ट्स या ऑर्गन्स के ब्लड नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है कि यहाँ से मान लो अभी हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। मतलब कि अभी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। स्टोरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी कहीं से वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारे हार्ट के पास रखा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट के पास अभी पड़ा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट पंप करेगा पूरे बॉडी में, मान लो पंप किया, ये रेड वाला ब्लड जा रही है, 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 ये जाते जाते जाते, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा, वहाँ वहाँ जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स होंगे, वो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लेंगे, फूड लेंगे, और उनके अंदर इन एडवांस, मतलब उनसे कुछ लेंगे तो उन्हें कुछ देंगे भी ना। तो ऑक्सीजन को का यूज होता है हमारे सेल्स, टिश्यूज में। इस बात से पहले तुम एग्री करो, ठीक। उन्होंने ऑक्सीजन, जब हमारे हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, तो ये हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के पास पहुंचे, और उन ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स ने इस ऑक्सीजन को लिया। जो उसके अंदर फूड था, उस फूड को भी लिया। उसके अंदर जो और भी चीज़ें थी, ज़रूरत वाली चीज़, जिनको जो चाहिए उन्होंने ले लिया। बदले में सेल्स ने, टिश्यूज ने और ऑर्गन्स ने अपने अंदर का वेस्ट मटेरियल उनके अंदर डाल दिया।
जहाँ जहाँ ये जाएंगे उनके अंदर वेस्ट मटेरियल आते जाएगा। वेस्ट मटेरियल मतलब उनके अंदर CO2 या फिर नाइट्रोजिनस बेस अब इकट्ठे हो रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अब खत्म हो रही है। तो आते आते एक पॉइंट पे जहाँ पे अब देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश कलर एंड रेडिश कलर, ब्लूइश कलर रेडिश कलर, ब्लूइश कलर रेडिश कलर, इस जंक्शन पे हमें इस नेटवर्क ऑफ ब्लड में दिख रहा है। कैपिलरीज वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्लड के नेटवर्क में यहाँ पे हमें रेडिश कलर भी ब्लूइश कलर भी दोनों कलर दिख रहे हैं। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। लेकिन अगर मैं अगर मैं इस वाले अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये मैंने येलो वाली एक बाउंड्री खींची, ठीक है। इस जंक्शन पे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो एक लाइन के बाहर हमें प्योर रेडिश दिख रहा है, एक लाइन के इस साइड प्योर ब्लूइश दिख रहा है, और इन दोनों यहाँ पे कुछ कुछ मिक्स दिख रहा है। तो यहाँ तक तो ये पता चल रहा है, यहाँ तक तो हमें यहाँ तक तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन या फिर ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है। और इस साइड आने पे मैं ये यहाँ पे आने पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा अब ये ब्लड के नेटवर्क्स पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाके हमारे राइट एट्रियम में छोड़ दिए। फिर ये राइट एट्रियम से ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर वेंट्रिकल, यहाँ तक समझ गए कि यहाँ तक आते आते ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल सेल्स के प्रेजेंट हैं। अब ये ब्लड वेना केवा के थ्रू हमारे एट्रियम में कलेक्ट होगा। एट्रियम से फिर ये वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा काय में, लंग्स में ब्लड को पंप करेगा लंग्स में। और लंग्स का ये यहाँ पे नेटवर्क है जहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा इन राइट आर्टरिया टू टेक दिस ब्लड टू द लंग्स, और वहाँ पे फिर ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे ब्लड में। फिर ये पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में वापस आ गया। पूरा साइकिल समझे ये कैसे हुआ कि हार्ट ने ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया, आया हमारे पूरे बॉडी सेल्स टिश्यूज, फिर ये ब्लड यूज्ड अप हुआ। ब्लड यूज्ड अप होने की वजह से उसके अंदर वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। फिर ये वेना केवा हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके जाएगी राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा टू द लंग्स। और जैसे ही ब्लड को पंप करेगा राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, वो लेके जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन, फिर वो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट आर्टरी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन द ब्लड इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब समझते हैं ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन ही एंटर करता है ब्लड में लंग्स के पास जाके। The separation of a right side and left side of the heart is useful to keep the oxygenated and the deoxygenated blood from the mixing। हमने यही पढ़ा कि राइट साइड लेफ्ट साइड में हमने ये डिफरेंस देखा कि राइट साइड में सिर्फ हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप कोई कभी रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं पूरा टोटली तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो हार्ट के इस साइड में ब्लूइश कलर है और हार्ट इस साइड में रेडिश कलर है। तो जिस साइड में ब्लूइश कलर है वो साइड है राइट। आप एक बुक अगर आपके पास होगी, ये स्क्रीन छोड़ो, बुक होगी तो आप अपने बुक को अपने हार्ट के पास रख के देखो, तो जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर आपका आएगा
ब्लूइश वाला पार्ट, ब्लूइश वाला पार्ट आपके राइट हैंड साइड और रेडिश वाला पार्ट आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्लियर कट दिख रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था, और हमने अभी ये भी पढ़ा था अभी जस्ट, कि हमारे पास इतने सारे डिफरेंट चैम्बर्स हार्ट में क्यों होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट द ब्लड टू प्रिवेंट प्रिवेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू मिक्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब, तो यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब होता है उन्हें रोकना। यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। तो हमने भी यही पढ़ा कि द separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। मतलब कि यहाँ पे हमने सेपरेशन क्यों किया गया है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, ताकि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई भी मिक्सिंग ना हो सके। ठीक है, फील आई पूरी बात की। सच सेपरेशन अलाउ अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो इससे क्या हुआ, हमने जब डिवाइड कर दिया कि हार्ट के हमारे हार्ट के राइट साइड वाले चैम्बर्स में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जो कि ब्लू इन कलर है, और लेफ्ट साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जो कि रेड कलर में है। तो इससे क्या हुआ क्या, ये हम तो ये समझ गए कि सेपरेशन इस वजह से किया ताकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई मिक्सिंग ना हो सके। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट फायदा हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पे हम अपने हार्ट से अलाउंस मांग सकते हैं, अलाउ करवा सकते हैं कि वहाँ पे हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी हो, ताकि अगर हमारे पास अगर एक साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हम वहाँ से सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सप्लाई या फिर पंप करेंगे पूरे बॉडी में। हम पूरे बॉडी में सप्लाई या फिर पंप करेंगे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, मतलब हाई एफिशिएंट मतलब कि अभी हमने अगर डिवाइड कर दिया तो एक साइड हमें ये, तो अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें ये पता चल रहा है कि एक साइड में सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ये पता चल रहा है कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसे हम हाई एफिशिएंट, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा पता चल गया तो पूरी बॉडी में एफिशिएंटली सप्लाई हो सकेगा। यहाँ पे ये मतलब है, मतलब आपको नहीं समझ में आया। सच सेपरेशन अलाउ हाई एफिशिएंट सप्लाई क्यों कहा जा रहा है, हाई एफिशिएंट सप्लाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने ये देखा कि डिवीजन में हमारे में एक साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा या फिर अमाउंट ज़्यादा है, और अगर किसी एक साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो अगर हम वहीं से डायरेक्ट सप्लाई करें तो हमारे पास ऑक्सीजन, अधिक मात्रा वाली ऑक्सीजन सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी पूरे बॉडी में। अब चमका, बताना चमका चमक गया और चमकाता हूँ। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव अ हाई एनर्जी नीड्स एंड सच एज बर्ड एंड मैमल्स। हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि हम ये स्पेसिफाई कर सके कि जो भी हमारे पास जिस साइड में जो भी ब्लड है उस ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा अभी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ताकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा वाला ऑक्सीजन, अगर मान लो मैं एक बात बताता हूँ कि अगर हमने दिखा दिया अभी भी रेडिश साइड में ऑक्सीजन को हमने डिनोट कर दिया, लेकिन अभी भी उस ब्लड में ऑक्सीजन है मान लो 45 अराउंड मान लो 55%, 55% है हमारे पास ऑक्सीजन और 45% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होगा कि कंपैरेटिवली बस
थोड़ा ही, कितना थोड़ा सा ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऑब्वियसली ज़्यादा तो है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। कैसे ज़्यादा नहीं है? सेल के पास जाता है लेके ऑक्सीजन, तो सेल ने ऑक्सीजन लिया, फटाक से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इवेंचुअली तुरंत बढ़ गई। तो इससे बाकी सेल के पास फिर जाते जाते एनर्जी बचेगी ही नहीं, ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, खाना बचेगा ही नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा। तो उसे बार बार जल्दी, मतलब कि हर समय उसे तुरंत ऑक्सीजनेशन उतना फिर ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। अब आप समझ रहे हो मुद्दे की बात क्या है, कि बर्ड्स और मैमल्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार चाहिए होता है। लगातार चाहिए होने के लिए हमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने डिवाइड किया कि एक साइड में सिर्फ हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेंगे और एक साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेंगे, ताकि सेल्स जो हैं वो एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि जो सेल्स है वो एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर, और वो एनर्जी किस लिए काम करते हैं? तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कैसे हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? एनर्जी यूज करके। एग्जाम्पल दूँ? एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी तो होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन एक एग्जाम्पल जो आप क्लास 10th में हो, अभी आप क्लास 10th में हो, तो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल आप जो कि समझ सकते हो। समझाओ? मान लो आप स्कूल में हो, ठीक है, आप स्कूल में हो और आप क्लास और आप क्लास रूम के अंदर बैठे हो। आप स्कूल में हो और आप क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर बैठे हो और आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो मान लो तब भी ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर मान लो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और आपको आई है सुसु, सुसु, टॉयलेट जाना है आपको, पेशाब करना है, सिंपल सी बात है, टॉयलेट जाके आप वॉशरूम जाना है आपको। बट आपकी क्लास में टीचर ऐसा है जो कि थोड़ा सा हार्ड हार्ड है, मतलब कि हार्ड नहीं, मतलब कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कि मतलब हर टीचर का एक प्रेफरेंस होता है कि आपके लेक्चर के लिंक को ना तोड़ा जाए। तो आपका फिजिक्स टीचर आपके क्लास में है, वो लेक्चर ले रहा है, क्लास अच्छी चल रही है, किसी कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, और आपको पेशाब आते जा रहा है, पेशाब आते जा रहा है बहुत तेज, आपके अंदर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर आपके अंदर का बढ़ते जा रहा है, आपके अंदर का सब्र बांध टूटा जा रहा है, सब्र का बांध, और आप टीचर से अपने बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप क्लास के डिकोरम को तोड़ना नहीं चाहते। तो उस समय आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी, आपके दिमाग में अलग अलग से विचार आएंगे, ऐसा वैसा ये वो, और आपके बॉडी में स्वेटिंग होगी, पसीना आएगी, क्योंकि आप अभी इमरजेंसी कंडीशन में, आपको टॉयलेट जाना है, टॉयलेट नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपका टीचर आपके क्लास में है, क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, तो जा नहीं पा रहे हो, तो पसीना होगा, टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, माथा सर दर्द दे रहा है, ये वो, ठीक, स्वेटिंग, फिर पसीना उड़ेगा, उड़ेगा तो आपकी बॉडी कूल डाउन होगी, मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ा तो पसीना हुआ, पसीना होने से पसीना इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने से आपकी बॉडी कूल डाउन हुई। ये होता है एनर्जी मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी एनर्जी टेम्परेचर मेंटेन के लिए कैसे यूज की। अगर आपने अपनी बॉडी को खाना ना दिया होता तो आपको पसीने आ रहे थे, तो पसीने को कैसे वो बॉडी अपने, मतलब आपकी बॉडी कैसे उस पसीने को बाहर निकालती। जब आपके अंदर वाटर रहेगा ही नहीं तो आपकी बॉडी से उस बॉडी
आपके शरीर से वाटर निकाल ही नहीं सकती। तो समझे आप, इन एनिमल्स डेट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और जो एनिमल्स एनर्जी मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर उससे ज़्यादा अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जाने लगता है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना होने लगता है, ताकि हमारे बॉडी को कूल डाउन किया जाए। और अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो आपकी बॉडी फिर हीट जनरेट करती है। कैसे हीट जनरेट करती है, वो बहुत सारे मैकेनिज्म से होता है, बहुत सारे प्रोसेजेस से होता है, ठीक है। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इन द, जिस जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करता है, उसका टेम्परेचर फिर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बढ़ते या फिर घटते रहता है। जैसा इन्वायरमेंट में जैसा टेम्परेचर रहेगा उनके बॉडी में वैसा टेम्परेचर पाया जाएगा, एक कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सच एनिमल लाइक, वो एनिमल कौन से होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एम्फीबिया। और बहुत सारे सांप बिच्छू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एम्फीबियंस और ऐसे और एनिमल्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट के बढ़ते घटते टेम्परेचर के साथ, वो जैसा इन्वायरमेंट का जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो ऐसे वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स कौन से होते हैं, तो एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इनका भी अलग इम्पोर्टेंस है। थ्री थ्री चैम्बर्ड हार्ट का भी अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो आप पढ़ोगे जाके हायर क्लासेस में, हायर हायर क्लासेस में जाके, क्लासेस क्ला क्लास हायर क्लासेस, आप जाके वो सारी चीज़ें हायर क्लासेस, आप वो सारी चीज़ें जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस, हायर क्लासेस, मैं ये रिपीट करता हूँ ताकि वो मेरे जो भी मैं वर्ड्स से डरता हूँ, मेरे जैसे क वर्ड से डरता हूँ, प वर्ड से डरता हूँ, ट वाले वर्ड से डरता हूँ, अ वाले वर्ड से डरता हूँ, तो ये मेरी जुबान में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए कि मैं इनसे मुझे डरना नहीं है। तो जब मैं यूज टू हो जाऊँगा तो आपको अराउंड 6 महीने बाद या साल भर बाद अगर मैं कंटिन्यू रह पाया, अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ काम में रही, तो मैं वर्क कर रहा हूँ अपने आवाज़ के ऊपर, वॉइस के ऊपर, तो आपको 6 महीने बाद थोड़ा डिफरेंस, जैसे कि मैं कुछ शब्द बोलूँ बहुत टाइम लगता है, पॉज, वो माइंड में पता नहीं क्या क्या केमिकल्स घूमते रहते हैं, मतलब मेरे समझ से बाहर है। वो मुझे रोकते रहते हैं कि मत बोलो मत बोलो। तो ठीक कोशिश करता हूँ, देखना कितने समय बाद निकलेगा। जैसे कि मुझे बोलना है क्लास, क्लास, तो ये आराम से मैं नहीं, क्लास नहीं बोल सकते क्योंकि कभी निकलने लगता है। क्लास, टी से नहीं, आराम से, मतलब कि बहुत टाइम, क्लास, प्रोसेस, प्रिपरेशन, पर्स, मतलब जो थोड़े से इनमें मुझे दम लगता है, हाई एनर्जी। जितना खाना खाता हूँ, जितना मुझे चलने में एनर्जी नहीं लगती, कोई बार वर्क करने में एनर्जी नहीं लगती, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो मुझे बोलने में एनर्जी बहुत लगती है। क्योंकि आई डोंट, इस टाइमिंग बहुत लोग झेल रहे हैं, और ये बोलना तो नहीं चाहिए बट कुछ हद तक इंसान को परेशान करके ही रखता है। चलो मैं अपने पे वर्क कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो ठीक होगा, भगवान की कृपा से। तो ये ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करते हैं, और अगर इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो ये टॉलरेट कर लेते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे हम बात करें फिशेस के बाद, तो फिशेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स
टू देयर हार्ट, उनके हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर पाया जाता है, फिशेज में 2 चैम्बर और ह्यूमंस में 4 चैम्बर, या फिर मैमल्स और बर्ड में 4 चैम्बर। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। गिल्स क्या होता है? आपने अगर एक्वेरियम देखा होगा अपने स्कूल में या फिर कहीं पे भी जाते हो, एक्वेरियम देखा होगा, जब मछली को गौर से देखोगे तो मछली के मुंह के जस्ट थोड़े से दूर में कुछ कुछ ब्रेकेज पार्ट होते हैं, कुछ फटे फटे पार्ट होते हैं, फटे फटे से पार्ट होते हैं जो थोड़ा सा डिवाइडेड, तो लगता है इनमें गैप है, बट वहाँ से क्या होता है वो मुंह से पानी लेते हैं और उस गैप से, जिनको हम गिल्स बोलते हैं, जहाँ पे थोड़े ब्रेकेज पार्ट दिखते हैं, वो बहुत स्टाइलिश भी होते हैं कई कई फिशेज में। तो वो जो होते हैं ना, उनसे ये फिशेस क्या करते हैं, मुंह से पानी लेते हैं, गिल से बाहर निकालते हैं, मुंह से पानी लेते हैं, गिल से बाहर निकालते हैं, मुंह से पानी लेते हैं, गिल से बाहर निकालते हैं। और इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट ही होता है। ठीक है। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, और गिल्स के पास पानी भी आ रहा है, पानी में ऑक्सीजन होता है, और द ब्लड जो जो ब्लड है उसे पंप कर दिया जाता है गिल्स के पास। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स के पास, ब्लड को पंप कर दिया जाता है। इज ऑक्सीनेट, और वहाँ पे पानी भी आ रहा है, और वहाँ पे अगर गिल्स तक हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जा रहा है और वहाँ से पानी आ रहा है, तो उस पानी में वाटर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पानी से ऑक्सीजन लेके फिर वो ब्लड पास कर जाता है पूरे शरीर में, पास कर जाता है पूरे डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द body. Thus, the blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passes through the body. मतलब बात क्या है ना, देखो, हार्ट फिशेस के पास 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर। Thus the blood goes only once through the heart in the fishes। मेरे पास इमेज नहीं है, इमेज तो मैं बताता आपको। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि फिश के पास 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो उनका जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है सिर्फ गिल्स तक, ब्लड को पंप करता है सिर्फ गिल्स तक, और गिल्स के पास जो वाटर आता है उससे वो ऑक्सीजन लेके फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि द हार्ट इन द फिश, यहाँ पे सिर्फ 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द हार्ट होता है। वैसे ही, लेकिन अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वहाँ पे हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट ब्लड को 2 टाइम पंप करता है, ह्यूमन हार्ट ब्लड को 2 टाइम पंप करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही फिश का हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी मतलब कि मैंने क्या बोला, ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक बार में। देखो कि अगर अगर हम ह्यूमन हार्ट का पाथवे देखे कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एक बार में हार्ट ब्लड को 2 बार पंप करता है, एक बार लंग्स के पास, एक बार पूरे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्लड, या फिर यहाँ पे एक बार करी जा रही है। यहाँ पे लिखी भी बात हुई है कि इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग, मतलब कि ड्यूरिंग ईच साइकिल, ड्यूरिंग ईच साइकिल साइकिल ईच साइकिल मतलब ईच 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 साइकिल में हमारे पास वर्टिब्रेट्स या फिर यानी मैमल्स और बर्ड्स में ईच साइकिल में हार्ट ब्लड को 2 बार पंप करता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, और यहीं से डबल सर्कुलेशन निकल के आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सुनना गौर से बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, या फिर इन ह्यूमंस, या फिर मैमल्स, और या फिर बर्ड्स। देख रहे हो क्वेश्चन किस हद तक गिर सकता है कि डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स।
और इन ह्यूमंस और इन मैमल्स। तो आप ये लिखोगे, सुनना, बहुत अच्छा आंसर देता हूँ, दे रहा हूँ, देता क्या हूँ वो तो मुझे खुद नहीं पता। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। सो इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग ईच साइकिल द हार्ट पंप्स ब्लड ट्वाइस इन अ बॉडी। ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल में जो हार्ट होता है ब्लड को 2 बार पंप करता है बॉडी में। डेट इज राइट ventricle pumps blood to the lungs, left ventricle pumps blood to the rest of the body parts। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, मैं अपना लेक्चर भी खत्म करता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विथ मोर एनर्जी, मोर एंथुजियाज्म, मोर पावरफुल लेक्चर, मोर enjoyable lecture। So till then, thank you, bye bye।